होगा वो रेजोनेंस करेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी सर एक नहीं है ना। डाउट है केमिकल बॉन्डिंग का। हम्म। सर नेगेटिव ओवरलैप क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में? हाइब्रिडाइजेशन में नेगेटिव ओवरलैप। ये लिखा हुआ है सिर्फ नेगेटिव ओवरलैप। हाँ मतलब कि क्वेश्चन में 4 डायग्राम दे रखे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव ओवरलैप। तो क्वेश्चन एक बार सेंड करो तो पता चलेगा सर मैं क्या वो क्वेश्चन पूछा है भेज एक्चुअली। दूंगा फिर एक बार। मैं बताऊं सर? बताओ। अर्जुन, जो अलग अलग साइंस ओवरलैपिंग होती है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव अगर ओवरलैप हो रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। सुनो, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन हम लोग पढ़ रहे थे। अर्जुन मुझे क्वेश्चन एक बार भेजना, मैं फिर बताता हूँ क्या था सही से। ओके सर। है ना? हाँ चलो बेटा, हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन पढ़ रहे थे, उसको ठीक से सुनना। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में एक मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ में, वो था हम लोगों के पास पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल, है ना। ऐसा ही कुछ डिस्कस किया था ना, पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल वाला मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ में। वेकेंट ऑर्बिटल की बात में ये किया था कि वेकेंट ऑर्बिटल जो होगा उसके पास में मे बी न्यूट्रल हो सकता है, उसके पास में पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो न्यूट्रल जनरली बोरॉन वाले केस में रहता था। दूसरा यही बोला था कि अगर किसी के पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं शायद ऐसे भी एग्जांपल्स दिया था कि जिनके पास पॉजिटिव चार्ज था लेकिन रेजोनेंस नहीं होता था, है ना। पॉजिटिव चार्ज उसके पास में होगा, कंडीशन था कि उसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर वेकेंट नहीं है तो उसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता था, ऐसा कुछ बात किया था ना। अगर वेकेंट होगा तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है, अदरवाइज वेकेंट नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं होता था, ऐसा भी कुछ कंडीशन था। ठीक है, दूसरा कंडीशन आप लोग लिखोगे। सेकंड ये था कि अगर हम लोगों के पास में पाई, ठीक है ना, सिग्मा और क्या हो उसके पास में, कुछ पढ़ा है आप लोगों को दूसरा कंडीशन? नहीं पढ़ाया, ठीक है। दूसरा देखो, पाई सिग्मा हम लोगों के पास में रेडिकल हो, फ्री रेडिकल, ठीक है ना। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल होगा तो भी रेजोनेंस हो जाता है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ठीक है ना। बेसिक चीजें मैं एक बार वो डिस्कस किया था कि एक्चुअल में रेजोनेंस के लिए क्या जरूरी होता है। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल का मतलब ऐसा कुछ हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, ऐसा कुछ होता तो रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल होगा तो रेजोनेंस हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोगों के पास में जो भी ऑर्बिटल्स है CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये दोनों कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप किए हुए हैं पहले से। यहाँ पे तो ओवरलैपिंग हो रहा है ना, ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना के रखा हुआ है। लेकिन जो लास्ट वाला कार्बन है इसका जो ऑर्बिटल है उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कुछ रहेगा, उसके पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा ना, ठीक है। अभी अगर ये रेजोनेंस करना चाहे, रेजोनेंस करेगा मतलब जो नेबरिंग ऑर्बिटल है उसके साथ में ओवरलैप करेगा। अगर ये वाला ऑर्बिटल इससे ओवरलैपिंग करना चाहे तो क्या होगा? अगर ये वाला ऑर्बिटल इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन था, अगर ये आपस में ओवरलैपिंग करें तो क्या करेंगे, सोच के बता थोड़ा सा। ये इसके पास में अगर ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करें तो क्या होगा? ये वाला जो बॉन्ड था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना। तो ये ऑर्बिटल एक ही इलेक्ट्रॉन लेके आएगा ना वापस, या दोनों लेके आएगा? एक इलेक्ट्रॉन लेके आना चाहिए तभी कर सकता है, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक को तो ये लेके आएगा इधर, एक को इधर लेके आएगा ना, और एक इलेक्ट्रॉन जो था वो वापस चला जाएगा ये वाले ऑर्बिटल के पास में, ऐसे कुछ होगा तभी हो सकता है, तभी पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिस ऑर्बिटल के साथ में इसको ओवरलैपिंग करना है उसके पास में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक ही लेके आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में बच जाएगा। तो अब क्या होगा, अब जो हम लोगों के पास में नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा रेजोनेटिंग वाला, उसमें सिंपल आप लोग ये सोच सकते हैं कि ये वाला रेडिकल इधर गया, एक रेडिकल ना, रेडिकल जब बनता है आप लोग होमोलाइटिक फिजन पढ़े होंगे, तो होमोलाइटिक फिजन को हम लोग फिश एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फिश एरो बोलते हैं ना, ठीक है ना। फिश एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। फिश एरो का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन गया और एक इलेक्ट्रॉन जहाँ पे था उधर ही रुक जाएगा ना बॉन्ड वाला, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया अपना अपना जो भी बॉन्डिंग में था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों के पास CH2 ये रेडिकल बनेगा,
यहाँ होगा CS डबल बॉन्ड CS2, ठीक है ना, ऐसा कुछ बनेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे बेटा इसके? RS 2 बनेंगे। अगर आपसे पूछेगा रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, तो रेजोनेंस हाइब्रिड तो सिंगल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं उन सभी का कॉम्बिनेशन जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो इसका हाइब्रिड बनाओगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा? CS2 सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS2। ये बॉन्ड कैसा रहेगा बेटा? पार्शियल डबल, ये पार्शियल, यहाँ पे पार्शियल रेडिकल, यहाँ पे पार्शियल रेडिकल, ठीक है ना? समझ रहे हैं आप लोगों को? ऐसा ही कुछ बना सकते हैं हम लोग, दोनों तरफ पार्शियल रेडिकल हो जाएगा, ठीक है ना? आप लोगों से ऐसा बोला बेटा कुछ कि हम लोगों के पास में ऐसा कोई कंडीशन है, यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका रेजोनेंस बना लोगे आप लोग, है ना? यहाँ पे भी सिंपल पाई सिग्मा और रेडिकल का कॉन्जुगेशन है। ऐसा कोई कंडीशन होता, आपसे पूछे इसका रेजोनेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं ना आसानी से, ठीक है? अगर मैं ऐसा कुछ बना के रख दूं बेटा 6 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे मेरे पास में CS2, यहाँ पे रेडिकल होगा तो रेजोनेंस होगा ना? सभी को समझ में आता है? होगा कि नहीं? ठीक है, ये रेजोनेंस कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन किसका है हम लोगों के पास? देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है पाई सिग्मा रेडिकल, ये पाई सिग्मा रेडिकल, यहाँ पे पाई सिग्मा रेडिकल, कॉन्जुगेशन हो रहा है, बन सकता है, ठीक है? अगर आप लोगों से बोलूं बेटा ऐसा कुछ कंडीशन होता हम लोगों के पास में, तो रेजोनेंस होता कि नहीं होता इस रेडिकल का? इस कंडीशन में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा रेडिकल का, तो बताओ थोड़ा। नहीं सर, नहीं क्यों नहीं होगा? यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं। कॉन्जुगेशन में ये नहीं आ रहा है, कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, ये बताओ मुझे। ये पाई, ये सिग्मा, ये रेडिकल, कॉन्जुगेशन में है कि नहीं? जिसको आप कॉन्जुगेशन बोल रहे हो अल्टरनेटिव पोजीशन वाले पोजीशन पे तो है। ऋतिक वीडियो ऑन करके रखो। अर्जुन तुम लोग बताओ। ऋतिक नहीं, कुछ आइडिया नहीं होगा, ये पता है होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा रेडिकल का, तुम बताओ रमा। सर नहीं होगा। नहीं होगा, चलो क्यों नहीं होगा ये बताओ। चलो नहीं होगा वो सही आंसर है कि जो रेडिकल होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रेजोनेंस तो होगा इनका, होगा 3 पाई का ना, रेजोनेंस रेडिकल का नहीं होगा। रेडिकल का क्यों नहीं होगा ये पूछने का कोशिश कर रहा हूँ। क्यों नहीं होगा बेटा बताओ। मीनाक्षी क्या बोल रहे हो? आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ऐसा यार इफेक्ट लग रहा है। हाँ तो ये ब्रिजर्ड है ना, ऐसे यार है, आउट ऑफ प्लेन तो नहीं जाएगा ना। चलो इस आप लोग लॉन पेयर को कंसीडर ना करो, हाइब्रिडाइज हो जाएगा। एक्चुअल में ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये जो लॉन पेयर है वो किससे प्रेजेंट है बेटा? जो आपको रेडिकल है वो कौन सा वाले ऑर्बिटल में है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। नहीं प्रेजेंट है क्या? चलो इसको हटा दो, इसको हटा के कंसीडर करो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसको हटा के इसको कंसीडर करके बताओ ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? थोड़ा सोचो तो सही। sp होगा ना, इस रेडिकल को हटा दे तो। हाँ अब इसके अलावा कुछ और तो नहीं है ना। आपको क्या दिख रहा है? 2 सिग्मा दिख रहा है बस। कहाँ से आया है अभी? रेडिकल को बोल रहा हूँ इसको भूल जाओ, इसको रेजोनेंस में मान लो और बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो sp का 6 मेंबर रिंग में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल ना। sp हाइब्रिडेशन का मतलब एंगल कितना होगा? 180। और तुम लोगों ने पढ़ा है ना sp जो होता है वो 6 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग, 8 मेंबर रिंग में नहीं मिल सकता ना। उसके ऊपर जाएंगे तो sp पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो एंगल होगा वो ज्यादा हो जाता है ना। तो यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो जो रेडिकल होता है वो कौन से वाले ऑर्बिटल में होता है? sp2 में। और कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ प्योर p ऑर्बिटल्स होना चाहिए ना,
प्योर पी ऑर्बिटल्स होगा तभी तो रेजोनेंस बनेगा, ऐसे ही बन जाएगा, है ना। ये प्योर पी में नहीं है, इट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो इन जनरल ऐसा समझना कि कहीं ऐसा कंडीशन मिले और इसके ऊपर रेडिकल मिले, तो हमेशा जो रेडिकल होता है वो कौन सा वाले ऑर्बिटल में होता है, दिस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन sp2, ठीक है ना। और उसमें रेजोनेंस, इस रेडिकल का रेजोनेंस नहीं होगा, इसका रेजोनेंस नहीं होता, इस रेडिकल का जो रेडिकल होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो फ्री रेडिकल होता है दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस इन दैट केस, ठीक है ना। इन सब के रेजोनेंस आप लोग बना सकते हैं ना, इसका 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 बना लेंगे कि मुझे बनाना पड़ेगा, इनका बना के देख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, सभी लोग बना सकते हैं इनका, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। करना क्या होगा, किसी एक का बना के देखें हम लोग, अगर इसका भी आप लोग बनाना चाहे तो कैसे बनेगा बेटा, सिंपल वे, आप लोग रेडिकल को शिफ्ट करा होगा ना उसकी तरफ, ये वाले बॉन्ड को विद फिश एरो ऐसा शो करोगे, एक इलेक्ट्रॉन गया उधर, एक इलेक्ट्रॉन के जाने पे क्या बनेगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये वाला रेडिकल कहाँ पे आ जाएगा, सोचो, ये रेडिकल इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा ना। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या करोगे बेटा, नेक्स्ट केस में फिर से इसको शिफ्ट कराओगे फिश एरो से इधर, ठीक है, ऐसे करके आप लोग रेजोनेंस बना सकते हो ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो रेडिकल का अगर कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस बन जाता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, लिख लिए सर। नेक्स्ट केस लिखो, नेक्स्ट लिखो नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट लिखोगे पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, थर्ड टाइप का कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बेटा पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में एक बात इतना समझना कि ऐसा ऑर्बिटल जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा दैट मस्ट हैव अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके पास में क्या होना चाहिए, एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके पास में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा ऑर्बिटल जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा उसके पास में एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी रेजोनेंस हो सकता है। अगर उसके पास में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे मैं ऐसा कुछ बोलूं आप लोगों से, मेरे पास में ऐसा कुछ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ठीक है, इसके केस में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। तो आपको ये दिखना है कि जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्या उसके पास में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब ऐसा कुछ रहेगा ना, ये CH2 होगा हम लोगों के पास में सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखा होगा ना, नेगेटिव का मतलब ऐसे ही होगा कुछ, इन्होंने आपस में ओवरलैपिंग करके रखा हुआ है पहले से, इनका ओवरलैपिंग हो रहा है ना पहले से। अभी क्या होगा अगर ये वाले ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करना चाहें, यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर ये वाले ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करना चाहेंगे तो क्या होगा, सोचो थोड़ा, ये वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, इसके पास जो नेगेटिव चार्ज था इसके पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर था, अगर ये इसके साथ में ओवरलैपिंग कर रहा है तो क्या करेगा बेटा, इसको ये वाला ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे ही है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए चाहिए वो इसके पास में है। अब ये चाहेगा कि ये वाला ऑर्बिटल एम्प्टी होके आए, ये वाला ऑर्बिटल एम्प्टी होके आएगा, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसका वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है इधर आके, और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके पास में जाएगा, ये वाले ऑर्बिटल के पास में जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले में क्या करते थे कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड में, ये पाई बॉन्ड में होता था, उसको हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कराते थे। यहाँ पे उल्टा काम कर रहे हैं, बॉन्ड को अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज छोड़ेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो नेगेटिव होगा उसको पार्टिसिपेट कराएंगे रेजोनेंस में, और ये वाला बॉन्ड होगा उसको पड़ोसी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। रेजोनेंस कैसा बनेगा, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा कुछ आएगा बेटा CH2, अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया विद नेगेटिव चार्ज, ऐसे हुआ ना कुछ, तो CH2 यहाँ पे आएगा नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा बना स्ट्रक्चर। समझ रहे हैं आप लोग, आपसे पूछ जाए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, आप बोलेंगे ऐसा कुछ CH2
सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। ये वाला बॉन्ड पार्शियल, ये पार्शियल, इसके पास पार्शियल नेगेटिव, इसके पास पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना? इतना समझना है कि जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा उसके पास में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है या नहीं है। ऐसा कुछ लिखे होते तो रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH माइनस होगा ऑब्वियसली। नाइट्रोजन के पास में क्या है? एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। नाइट्रोजन के पास में क्या है? एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसके पास में एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो क्या कराएंगे आप लोग? सिंपल इस नेगेटिव चार्ज को, इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उससे क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था उसको शिफ्ट करा देंगे इधर। क्या बना दूसरा स्ट्रक्चर? एक और स्ट्रक्चर बनाए, क्या बनेगा? CH2, यहाँ पे आएगा माइनस CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, आपसे पूछे हाइब्रिड कैसा होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, तब बोलेंगे यहाँ पे कैसा होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH। ये वाला बॉन्ड कैसा है बेटा? पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, ऐसा कुछ हो जाएगा ना? समझ आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सभी को क्लियर हो रहा है एकदम से? यस सर। लिख दिए ये? यस सर। आंसर अभी नहीं लिखा, रह गया है। देखेंगे बेटा, देखेंगे। जैसे पॉजिटिव चार्ज होने पे एम्पी ऑर्बिटल नहीं होता था, होता था हमेशा, तो ऐसा नेगेटिव होने पे हो सकता है ना हो उसके पास में। इसका रेजोनेंस बना लोगे आप लोग? इसका रेजोनेंस यहाँ पे O माइनस लिखा हो तो होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ऑक्सीजन के पास में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, आसानी से हो जाएगा। ऐसा कुछ लिखेंगे तो भी करा सकते हैं, ऐसा कुछ लिखेंगे तो भी रेजोनेंस हो जाएगा। कार्बन पे नेगेटिव तो अनशेयर्ड ही होता है हमेशा। अगर कार्बन पे नेगेटिव देखे दैट इज ऑलवेज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, हमेशा अनशेयर्ड ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ आ रहा है? ठीक है, हाँ, कितना लिखे आप लोग? चलो, मैं आप लोगों से बोला बेटा मेरे पास में क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH3 माइनस, इसमें होगा रेजोनेंस के नहीं होगा? नहीं, इधर देखो, लिखो मत। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH3 माइनस, इसमें होगा कि नहीं? सर नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि बोरॉन के पास में जो नेगेटिव है, नेगेटिव तो है लेकिन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है इसके पास में। इसके पास में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों नहीं है? इसके केस में रेजोनेंस नहीं होगा। इसके केस में रेजोनेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। CH2 CH और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड B, बट ऐसे तीन ऑर्बिटल्स H के साथ में बॉन्ड बनाया है ना, तो जो नेगेटिव चार्ज की वजह से अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने क्या कर लिया? कहीं ना कहीं उसे H से बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन आया था, उसने क्या कर लिया? उसको, इसके पास में अनशेयर्ड नहीं है ना, उसने शेयरिंग कर लिया उसका किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। अब तो रेजोनेंस नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही कंडीशन था कि अगर नेगेटिव चार्ज किसी के पास में है तो उसके पास में क्या होना चाहिए? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। अगर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो रेजोनेंस कर पाएगा, लेकिन इसके केस में इसके पास में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि H डू नॉट हैव एनी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इसके पास में क्या नहीं है बेटा? कोई भी एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। इसके पास में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो इस वजह से क्या नहीं होगा? इसके केस में रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? चलो, वहां पे हम लोग लिखे थे रेजोनेंस हो रहा था, तो कंडीशन सब लोग को समझ में आ रहा है? कुछ लिखा है ऊपर? ऐसा कुछ लिखूं तो रेजोनेंस होगा क्या यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो? सर नहीं होगा। नहीं होगा। इसके केस में रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगेन ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है ना? और अगर इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है तो उसके केस में रेजोनेंस नहीं होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
रेजोनेंस के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो प्योर p ऑर्बिटल्स में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन प्योर p। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो अनस्टेडी इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो किस में sp2 में है। sp2 में तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिंपल सा कंडीशन समझो कि हम लोगों के पास में ऐसा कोई कंडीशन इसके लिए ही मिले, x डबल बॉन्ड यहाँ पे कुछ रेडिकल हो, यहाँ पे हम लोगों के पास में अनस्टेडी इलेक्ट्रॉन पेयर हो विद नेगेटिव चार्ज, विद नेगेटिव चार्ज आप लोग बोल रहे हैं अनस्टेडी इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो ये बेटा क्या करता है, दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये भी किसमें होता है, sp2 में होता है, तो रेजोनेंस नहीं होता, ठीक है। ये कंडीशन सिर्फ यहाँ पे भी नहीं, हम लोग ये रेडिकल के लिए बात किए थे, ऐसा कुछ कंडीशन मिले, यहाँ पे एक रेडिकल हो, वो भी किसमें होता है बेटा, sp2 में होता है। ऐसा कुछ मिले यहाँ पे x, यहाँ पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वो भी किसमें होता है, वो भी हाइब्रिडाइज्ड ही होता है। यहाँ पे कोई कंडीशन हो, यहाँ पे सिर्फ लॉन पेयर हो, वो भी किसमें होता है, sp2 में होता है। तो इन सब केस में कोई भी रेजोनेंस नहीं होता, इन सभी केस में कोई भी रेजोनेंस नहीं होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इन सभी केस में कोई भी रेजोनेंस नहीं होता। ऐसा कुछ कंडीशन मिलेगा तो रेजोनेंस नहीं कराएंगे हम लोग, सिंगल बॉन्ड x डबल बॉन्ड, ठीक है। sp3 में होगा तो, sp3 में होगा तो नहीं होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में थोड़ी रेजोनेंस होता है, प्योर p चाहिए ना हम लोगों को उसके लिए। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर जो भी है, वो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो रेजोनेंस थोड़ी करेगा। रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, प्योर p चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर, आधा समझ। लिख दिया ये सब। चलो लास्ट कंडीशन लिखोगे बेटा रेजोनेंस के लिए, लास्ट कंडीशन लिखोगे, हम लोगों के पास में ऐसा कुछ हो, पाई सिग्मा और लॉन पेयर हो, पाई सिग्मा लॉन पेयर का कॉन्जुगेशन हो तो भी रेजोनेंस हो जाता है। इसके तो आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, इसको तो ठीक से पढ़ के भी आया ना, पाई सिग्मा लॉन पेयर का कॉन्जुगेशन। बट पाई सिग्मा लॉन पेयर का कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस हो जाता है। जैसे मैंने ऐसा लिखा होता, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। मैंने ऐसा कुछ लिखा होता, मैंने लिखा होता हम लोगों के पास में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH3 NH2, जिसके पास में लॉन पेयर है। अब लोग मुझे बताएंगे NH2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 या sp3, sp3 जो ही सर sp3 कैसे काउंट किया, उसके पास में 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लॉन पेयर है, 4 हो गया। तो क्या होगा sp3, मतलब ये लॉन पेयर जो है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। बड़ी दिक्कत की बात कर दी है तुम। सर फिर तो sp2 में ही होगा ये, फिर उसमें कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। बढ़िया, अगर हाइब्रिडाइज में हो जाएगा तो रेजोनेंस थोड़ी कर लेगा ये। तो कितना काउंट करो इसको, लॉन पेयर थोड़ी है ये। लॉन पेयर क्या होता है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। ये प्योर p है प्रेजेंट है बेटा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसको हाइब्रिडाइज थोड़ी कराएगा वो, रेजोनेंस कर रहा है इस वजह से। कौन बेटा, ये लॉन पेयर जो आप बोल रहे हैं ना, ये लॉन पेयर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्योर p में प्रेजेंट है। मैं बता रहा हूँ, ऐसे पता तुम्हें, सबका ऐसे ही होता। अगर ऐसा कॉन्जुगेशन मिलेगा तो एक्चुअल में ये बताओ कि ये नाइट्रोजन जो है वो हाइब्रिडाइज करेगा ना अपने आप को। अगर तुम लोगों ने NH3 लिखा होता तो ये हाइब्रिडाइज करके क्या करता बेटा, इस जो लॉन पेयर था यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन सबको हाइब्रिडाइज कर लेता, लॉन पेयर को भी रखता हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और जो बॉन्ड बनाता वो भी बनाता उसकी हेल्प से। अभी उसको क्या करना है, रेजोनेंस करना है। तो रेजोनेंस करना है तो उसको हाइब्रिडाइज नहीं कराएगा, उसको प्योर p में रखेगा। उसको क्या नहीं कराएगा, वो हाइब्रिडाइज नहीं कराएगा, उसको किस में रखेगा, प्योर p में रखेगा। प्योर p में क्यों रखेगा, क्योंकि उसको रेजोनेंस करना है उसके साथ में।
रेजोनेंस तभी हो सकता है जब उस इलेक्ट्रॉन पेयर को वो किस में रखे, प्योर पी ऑर्बिटल्स में रखे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसको वो प्योर पी में रखेगा, बाकी जो बचा हुआ उसको उसके साथ में क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो यहाँ पे इसको प्योर पी में रखा, अब क्या होगा, इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर था पहले से ही, ऐसे यहाँ पे होगा 2 है ना इसके पास में, रेजोनेंस कितनों को लेके कर सकता है, 1 को लेके। तो 1 को किस में रखेगा, 1 को रखेगा हाइब्रिड में, और दूसरे वाले को किस में रखेगा, दूसरे को किस में रखेगा, प्योर पी में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 को लेके रेजोनेंस करेगा, जिसको लेके रेजोनेंस करेगा उसको प्योर पी में रखेगा, जिसको लेके रेजोनेंस नहीं करना है उसको किस में रखेगा, हाइब्रिड ऑर्बिट में रखेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा कुछ समझ? आटे से रोटी बनाते हो, कुछ और भी करते हो, जरूरत के हिसाब से करते हो ना, कि बिना सोचे समझे रोटी बना दोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तुम लोग जो भी करोगे उसको अपने जरूरत के हिसाब से, आलू से क्या क्या कर सकते हो, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं जरूरत के हिसाब से, तो ऐसा है उसको जरूरत है तो उसके हिसाब से ही करेगा ना अपना काम। आलू से पराठा बनाते हैं, हाँ क्या बोल रहे हो? लॉन पेयर को प्योर पी में रखा क्योंकि उसको लेके उसको रेजोनेंस करना है। यहाँ 2 लॉन पेयर था जो दिख रहा है आपको, 1 को किया हाइब्रिड में, 1 को रखा प्योर पी में। 1 को लेके क्या करेगा रेजोनेंस, दूसरे से बनाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसकी वजह से रेजोनेंस बनेगा। अभी रुक जाओ, CH2 माइनस, यहाँ पे CS डबल बॉन्ड OH, कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है, अभी निकालो इसका हाइब्रिडाइजेशन। सेम यहाँ पे देखो क्या ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, नहीं है ना, इज दिस एक्चुअल स्ट्रक्चर, तो तुम इसके बेस पर हाइब्रिडेशन क्यों निकाले, मैंने कहा था इसलिए, मैं तो नहीं कहा था इसके बेस पे निकालो। ऐसे यहाँ पे सोचो, ये भी इधर आएगा पार्टिसिपेट करेगा, ये इधर चला जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे दूसरा कैसा बनेगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, यहाँ पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, दोनों के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, इनका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, इसका बना सकते हैं आप लोग रेजोनेंस हाइब्रिड, ऐसा कुछ दिखेगा, CH2 यहाँ माइनस, यहाँ पे पार्शियल माइनस आएगा, दिखता है अभी, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड पार्शियल डबल, ये पार्शियल डबल, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। इसका भी अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे सेम वे बनेगा। तो ये है ना एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो अब देखो इसमें कितना लॉन पेयर कितना बॉन्ड पेयर, समझ में आया कुछ नहीं आया? ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसी को तो बोलते हैं रीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, तो दोनों जगह पे शेयर हो रहा है ना वो, मतलब 3 एटम के बीच में शेयरिंग हो रहा है उसको। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों इसका बनाओगे तो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, ये बॉन्ड कैसा होगा, पार्शियल, ये पार्शियल, यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इधर आएगा पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आप लोग बनाए हैं, कॉपी कर लिए सब। इसका रेजोनेंस बना सकते हैं आप लोग, बनाए होंगे फिनॉल का, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसका बना सकते हैं, इसका रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, क्लोरीन रख ले इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्लोरीन रखें तो रेजोनेंस होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। क्यों होगा इसका रेजोनेंस, क्योंकि इसके पास में भी लॉन पेयर्स हैं, है ना, इसके पास में, इसके पास में भी है, तो कोई भी एक पार्टिसिपेट कर लेगा, सेम वे इसका ही बना लोगे आप लोग। ठीक है, ऐसा कुछ बोला हो तो मैंने कि मेरे पास में यहाँ पे N है, इसका रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, इसका लॉन पेयर जो है इसके पास में,
नहीं होगा। ये हाइब्रिडाइज करेगा कि ये करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। खुशबू नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, क्योंकि ये किससे प्रेजेंट होगा बेटा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं करेगा ना, थोड़ा पढ़ना है इसको ठीक से जाके घर पे, आ जाएगा बेटा। बनाएगा ना sp2 हाइब्रिड, बनाया तो है, हम कब मना कर रहे हैं? नहीं बना रहे। ये इसका बॉन्डिंग किसके साथ में हुआ? हाइब्रिड के साथ में। जो लॉन पेयर जिसको बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन पेयर था, उसको किस में रखा? प्योर पी में, क्योंकि उसको रेजोनेंस करना था। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है ना sp2। sp3 नहीं है लेकिन, ठीक है? कैसा होगा? sp2, ठीक है? ये सारे कंडीशंस आप लोगों को समझ में आगे कब रेजोनेंस होगा कब नहीं होगा। तभी बना रहे हैं। किसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन? बेटा बात ये है कि जो लॉन पेयर है वो कहाँ रखा है? यहाँ पे लॉन पेयर किस में रखा है? ये हाइब्रिड में कि प्योर पी में? नाइट्रोजन पे नहीं है, बताओ किस में? प्योर पी में रखा है। रेजोनेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता? यहाँ पे लॉन पेयर किस में रखा है? प्योर पी में कि हाइब्रिड में? बोलो जल्दी से। हाइब्रिड में ना, sp2 हाइब्रिड में। किस में रखा हुआ है? नहीं आया समझ? मान लो तुम्हारे हिसाब से इसको मान लेते हैं कि ये sp2 में नहीं है, चलो इसको हम लोग प्योर पी में मान लें, इसको प्योर पी में मान लेते, ठीक है? प्योर पी में मान के इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा ये बताओ फिर। sp हो सकता है 6 मेंबर रिंग में, तो उसको तो sp2 में जाना पड़ेगा ना उसको लेके, तो नहीं करेगा रेजोनेंस। इतना क्यों टेंशन ले रहे हो फिर? ठीक है, चलो लिखो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, ठीक है? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, जिस ऑर्डर में लिखूंगा उसी ऑर्डर में आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है? उसके बाद मैं कुछ स्ट्रक्चर्स लिखूंगा जिनको आपको अरेंज करना होगा इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और ठीक से सुनना समझना इसको। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस के लिए जो मैं पॉइंट लिखूंगा, मान लो मैंने पहला पॉइंट लिखा तो आप लोग उसी ऑर्डर में फॉलो करोगे। लग प्रेफरेंस जो दोगे उसी ऑर्डर में दोगे, पहले वाले पॉइंट को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, सेकंड को उससे कम, थर्ड को उससे कम, फोर्थ को उससे कम। उसी ऑर्डर में आप लोग क्या करोगे बेटा? प्रेफरेंस को ना फॉलो करोगे उसी सेम ऑर्डर में। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट स्टेबिलिटी के लिए कंप्लीट ऑक्टेट। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है ना? कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, दे आर मोर स्टेबल, ठीक है ना? हम लोग बाकी चीजें बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें सभी का ऑक्टेट पूरा है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की बाद में बातें करेंगे। ऐसे में आपको एक एग्जांपल भी दिया था इसका, पहले दिया था ना, ऐसा कुछ करके बोला था कि नेगेटिव चार्जेस इवन मोर, ऐसा भी कुछ था। आरसी डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव था एक, और एक स्ट्रक्चर दिया था मैं आरसी पॉजिटिव डबल बॉन्ड हो, ऐसा कुछ करके एक एग्जांपल दिया था, ठीक है? इन दोनों में, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स है। क्यों है? क्योंकि दोनों में लॉन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स का सम सेम है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट पूरा है। इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट पूरा है। लेकिन यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो नेगेटिव चार्ज किस पे है, पॉजिटिव चार्ज किस पे, इसकी बाद में बातें करेंगे। पहले देखेंगे ऑक्टेट किसका पूरा हो रहा है, किसका पूरा नहीं हो रहा। तो हम लोग बोल रहे थे कि ये वाला स्ट्रक्चर जो था वो कैसा होगा? मोर स्टेबल होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वीसीडी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर आप लोगों को ये सिखाया था कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल, उसकी बातें करेंगे। तो ये भी बातें किए थे ना वहाँ पे, ठीक है? सबसे पहली बात है आप लोग करोगे कंप्लीट ऑक्टेट, जहाँ पे ऑक्टेट पूरा होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरा, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना? और ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पे होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा।
तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे स्ट्रक्चर से जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होगा, कम होगा। ये भी कहीं ना कहीं कंप्लीट ऑक्टेट को ही फॉलो करता है, क्योंकि जहां पे ऑक्टेट पूरा होगा, ऑक्टेट पूरा कब हो सकता है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा, ठीक है ना। दूसरे तरीके से एक ही पॉइंट लिखा गया है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बोलो या कंप्लीट ऑक्टेट बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बेटा, थर्ड पॉइंट कि नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर। नॉन सर पोलर का आपने स्टेबिलिटी ऊपर कैसा वाला होता है? पॉइंट क्या समझाया था? कौन सा वाला बेटा? सर इससे ऊपर वाला मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। डे बोले ऑक्टेट अगर पूरा होगा तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, ओके ओके ठीक है ना। हाँ, नॉन पोलर इज मोर स्टेबल देन पोलर, ठीक है ना। जो नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन पोलर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप लोग ये देखेंगे ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कोई चार्ज नहीं होता वो ज्यादा स्टेबल होगा, जहाँ पे चार्ज आएगा वो कम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट इज नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन पोलर वन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फोर्थ पॉइंट आप लोग लिखोगे ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आप लोगों के पास में कोई भी चार्ज मिलेगा, है ना, या फिर चार्ज मिलेगा तो कहीं ना कहीं ऑक्टेट पूरा या इनकम्प्लीट होगा। तो आप लोग देखोगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स, इन इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैनोनिकल फॉर्म्स ठीक है ना, फॉलो चार्ज स्टेबिलिटी रूल। follow charge stability according to VCD और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों के पास में इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं तो उनमें आप लोग क्या देखोगे बेटा, चार्ज स्टेबिलिटी को देखोगे। और चार्ज स्टेबिलिटी किसके बेस पर देखते हैं हम लोग, दो तरीके से, एक तो VCD और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। VCD मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसा होना चाहिए स्टेबल होने के लिए, कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये था कि नेगेटिव चार्ज मस्ट बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव मस्ट बी ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिफ्थ पॉइंट इज मिनिमम सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्ज या बिटवीन अनलाइक चार्ज, या फिर अपोजिट चार्ज लिख लो। अपोजिट चार्ज के बीच में सेपरेशन कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अपोजिट चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, अरे हाँ ना, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास में होगा तो ज्यादा स्टेबल होता है, और दूर होगा तो जितना दूरी पे होगा उतना कम स्टेबल। तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, या फिर पॉजिटिव और लॉन पेयर भी हो सकता है बेटा, ऐसा कोई कंडीशन होगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पॉजिटिव नेगेटिव तो मैंने लिख दिया, पॉजिटिव और लॉन पेयर ऐसा कुछ होगा तो भी स्टेबल होगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नेगेटिव यानी लॉन पेयर और रेडिकल, नेगेटिव और रेडिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप लोग समझते हैं ना कि रेडिकल जो होगा वो नेगेटिव चार्ज के साथ में ज्यादा स्टेबल होता है। रेडिकल के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, और ये तो नहीं सोच रहे कि सर ये भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, आपने दोनों को पास में लाके स्टेबल क्यों कर दिया। समझते ना रेडिकल के बारे में। रेडिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। रेडिकल्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। सर इलेक्ट्रोफाइल्स ना, इलेक्ट्रोफाइल्स है तो फिर इसमें क्या दिक्कत है, तो अट्रैक्शन शो करेंगे, पास में रह के स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, रेडिकल्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन लाइक चार्जेस, बिटवीन सेम चार्जेस। सेम चार्ज के बीच में सेपरेशन कैसा होना चाहिए, ज्यादा। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव अगर पास पास में रहेगा तो अनस्टेबल रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो अनस्टेबल रहेगा, नेगेटिव और लॉन पेयर आ जाएगा तो भी अनस्टेबल रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेगेटिव और लॉन पेयर, नेगेटिव और लॉन पेयर आएगा तो भी कैसा रहेगा बेटा, अनस्टेबल रहेगा, ठीक है ना। तो अगर सेम चार्ज है उनके बीच का सेपरेशन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। इन पॉइंट्स को आप लोग फॉलो करोगे व्हाइल चेकिंग स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। जब स्टेबिलिटी की बातें होंगी तो इनको आप लोग फॉलो करके चलो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। चलो
लिख लिए सर? क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्वेश्चन लिखोगे अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पहला लिखो जल्दी से, बड़े साथ साथ में अरेंज कर लेना आप लोग इनको। CS2 डबल बॉन्ड N। सर एक बार पुराने वाले स्लाइड फिर से दिखा दो 5th पॉइंट से। लिखो बेटा जल्दी से। हो गया था तुम्हारा? आज जल्दी लिखती है। कल गैसेस में कोई क्वेश्चन दिया था मैंने करने के लिए? नहीं दिया? तुम आराम कर रहे हो। इसके दिए थे क्वेश्चंस? नहीं दिए? चलो आज करवाते हैं कुछ। ये लिख दिए क्या? लिखे कि नहीं? यस सर। आप ना, यस सर। ठीक है। इनको बेटा अरेंज करना है आपको। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसका, दूसरा है CS2 सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड, ये माइनस, ये प्लस, ट्रिपल बॉन्ड एंड, ठीक है ना। थर्ड स्ट्रक्चर है CS2 प्लस सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड माइनस। इनको अरेंज कर सकते कि नहीं कर सकते तुम? पहले वाले का अरेंजमेंट बताओ जल्दी से। 2 1 3। सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। हाँ बेटा वो 2 1 3 तो हो गया। यस सर। चलो और मैं लिखता हूँ इसमें। एक और लिखो बेटा। इसका बताओ। पहले वाला अभी तक जो बताया वो गलत है। 1 2 4 1 2 3 उसमें, अच्छा 1 2 3 बता रहे हो। इसका बताओ। 1 ज्यादा स्टेबल है ना, फिर 2 कम, उससे कम 3, ठीक है। इसका बताओ। इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 3 4। चलो देखते जो भी होगा, पहले लिख लो फिर हम लोग चलते हैं इसको। उसके आगे बेटा 1 के वाला आगे तो बताओ। वन के बाद 2 होगा, 1 के बाद 2 के 4। ये 2 है, ये 4 है, फिर से देख लो एक बार। चलो तीसरे में 2 लिख दिया, इसके आगे लिखो।
अंशु 1 मिनट अपना फोन देना मुझे। बेटा इन 3 को करो फिर आगे बात करते हैं। बताओ इससे पहले वाले में सब्जी का ऑर्डर बताओ 1 2 3 ऋतिक अर्जुन पहले वाले में क्या ऑर्डर होगा 1 2 3। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना। सबसे कम स्टेबल होने वाला है। वैसे भी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी तो कम, उसमें 4 एक ही बात है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी कम हो गया, उसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें ऑक्टेट पूरा नहीं है। बाकी दोनों में ऑक्टेट पूरा है, सब है ना। लेकिन यहाँ पे कैसे कि यहाँ नेगेटिव नाइट्रोजन पे, यहाँ पे नेगेटिव कार्बन पे, तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम ये और सबसे कम ये वाला, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 2 3 ऑर्डर सही था। 1 इज मोस्ट स्टेबल, देन 2, देन 3। दूसरे वाले आप बताओ। 1 सबसे ज्यादा था, तो ठीक है। 1 क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसमें चार्ज सबसे कम है, दिख रहा ना। चलो बाकी सबको देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, सब इनकम्प्लीट है, सब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अगर ठीक से इसको सोचे तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव कार्बन पे नेगेटिव कार्बन पे है, यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन पे है। चलो 2 और 4 को जो कंपेरिजन कर रहे हैं, क्या दिख रहा है ना, नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन पे। और यहाँ पे नेगेटिव किस पे आ रहा है? कार्बन पे। यहाँ पे पॉजिटिव नाइट्रोजन पे, इधर भी पॉजिटिव नाइट्रोजन पे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 और 4 में कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा? 2 और 4 में 4 ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों को कंपेयर कर लो, 2 3 को। 2 3 को कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आ रहा है, चार्ज तो सेम ही है ना, लेकिन पॉजिटिव इस पे पास में आ रहा है, तो एक सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो मोस्ट स्टेबल कौन होगा बेटा? 4, फिर कौन है? 1 4 2 3, ये होगा ना बेटा, 1 4 2 3, ठीक है। तो थोड़ा सा सही से इनको चेक करना। थर्ड वाले में बताओ, इसमें ऑर्डर क्या होगा? इसको हम लोग 1 लिख देते हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इनमें बताओ इसका रोटी का ऑर्डर 1 2 3 4। सबसे ज्यादा 4, देन 3। देखो एक बात सोचो कि यहाँ पे इन दोनों में हम लोग कंपेरिजन करें, सुनो पहले ठीक से, इन दोनों को 3 और 4 को कंपेयर करें हम लोग, तो देखो यहाँ पे इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बोल रहे थे बेटा कोई, है ना। यहाँ पे सभी का ऑक्टेट पूरा है, 3 और 4 में ऑक्टेट पूरा है और 1 और 2 में ऑक्टेट पूरा नहीं है। एक बात तो क्लियर है ना इतना। तो 1 और 2 से ऑब्वियसली 3 और 4 ज्यादा स्टेबल होने वाला है। 1 एंड 2 से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 3 4। और 3 4 में कौन ज्यादा स्टेबल है? 1 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है वो देखो। 3 4 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 4, है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 4 इज मोर स्टेबल देन 3। अब देखते हैं 1 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है। 1 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है? सोचो। 2 इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, sp2 हाइब्रिड है इसका ना, और है ना। और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है किस पे? sp3। किस पे ज्यादा स्टेबल होगा पॉजिटिव? sp3 पे कि sp2 पे? sp3 पे। तो 4 3 2 1। समझ गए कि नहीं समझे? कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? तो ये चेक करना था कि नेगेटिव चार्ज मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रेजेंट 2 वाले में, और 1 वाले में प्रेजेंट कौन? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स एक बार ठीक से थोड़ा सोच समझ के इनके आंसर्स देने होंगे आपको। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? चलो एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन लिखिए सब।
अगर और भी अरेंज करने के लिए बोले तो इनको अरेंज करो बेटा। फोर्थ क्वेश्चन लिखो आप। ऐसा कुछ मैं लिख रहा हूँ, हम लोगों के पास में है CH3 OC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा स्ट्रक्चर लिखो CH3 O प्लस C सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड NH3 CH3, ठीक है ना। नेक्स्ट CH3 सिंगल बॉन्ड O C O माइनस डबल बॉन्ड NH प्लस CH। तो कर ही सकते हो, इससे आसान तो कुछ हो भी नहीं सकता। इसको कर सकते हैं कि नहीं जो लिखा होगा। इसमें बताओ CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और दूसरे हम लोगों के पास में है CH3 C सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस। इन दोनों में कौन सा स्टेबल है पांचवे में? तो पता ही होगा पांचवे में कौन सा स्टेबल है। फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। इससे बोल तो जल्दी से। अगर स्टेबल फर्स्ट होगा 1 3 2 ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो पहला होगा 1, फिर कौन आएगा बेटा 3, फिर 2। क्यों आया ऐसा? यहाँ पॉजिटिव नाइट्रोजन पे था और यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्सीजन पे। किस पे आसानी से रह सकता है पॉजिटिव? नाइट्रोजन पे रह सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक और करके दिखाओ आप लोग। फिनोल के साथ स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि नहीं? एक ये बनेगा, दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका? डबल बॉन्ड हो H यहाँ पॉजिटिव आएगा, एक बॉन्ड इधर रहेगा यहाँ नेगेटिव, ऐसे बनेगा ना दूसरा स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका? ऐसा कुछ। चौथा स्ट्रक्चर बेटा ऐसा कुछ बनेगा। एक स्ट्रक्चर और बनेगा इसका। इनका एक्सट्रावर्टी ऑर्डर बता सकते हैं आप लोग? बताओ जल्दी से। फर्स्ट और लास्ट का सेम स्टेबिलिटी होगा। ये 1 हम लोगों के पास में है, ये 2 3 4 5 1 और 5 का सेम होगा, सबसे ज्यादा होगा यही। 2 उसके बाद में बेटा का भी सेम होगा। 3 का सेम होगा स्टेबिलिटी। 4 4 4 4 2 और 4 का स्टेबिलिटी सेम होगा। उसके आगे 3 लास्ट होगा। ठीक है, लिख दो। देखिए समझते ना इतना आप लोग? लिख लिया ये सब? यस सर। इसके आगे लिखोगे क्रॉस एंड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्रॉस एंड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। सर दोबारा बोल रहे हैं? क्रॉस एंड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन एंड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन लिख दिए गए सब। क्या लिखोगे? क्रॉस एंड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्रॉस एंड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बहुत आसान सा टर्म है। ऐसा सोचो कि हम लोगों के पास में एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसा ही कंडीशन होता है हम लोगों के पास में, यहाँ पे बॉन्ड था, एक यहाँ पे बॉन्ड था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर रेजोनेंस बनाओगे तो कैसे बनेगा? ये वाले बॉन्ड को लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे, वाले बॉन्ड को यहाँ, ऐसे ही कुछ होगा ना। तो एक ही प्रॉपर डायरेक्शन में आपका रेजोनेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे कॉन्जुगेशन को लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे रेजोनेंस बनाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? या तो इसके साथ में इधर हो सकता है, या फिर इसके साथ में इधर रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसको लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है।
क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या होगा बेटा कि एक जगह पे रेजोनेंस करने के लिए दो पाई इलेक्ट्रॉन्स में आपस में कॉम्पिटिशन हो गया। सिंपल सा टर्म होगा कि ये वाला पाई भी यहाँ पे कॉम्पीट करेगा रेजोनेंस बनाने के लिए, ये वाला पाई भी कॉम्पीट करेगा रेजोनेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि इन केस ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन एक टाइम पे सिर्फ ओनली वन कैन फॉर्म रेजोनेंस, है ना, ओनली वन कैन फॉर्म रेजोनेंस, एक ही रेजोनेंस बना सकता है, या तो इसके साथ में रेजोनेंस हो सकता है या इसके साथ में हो सकता है एक टाइम पे। अगर इसके साथ में रेजोनेंस हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर वापस लौट के आएगा, तब जाके ऐसा कुछ होगा। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में एक टाइम पे पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सब कॉन्जुगेशन में आ सकता है, ठीक है ना। इसके साथ में जैसे ये कॉन्जुगेशन करेगा तुरंत से ये भी कर लेगा। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ड्यू टू दिस क्रॉस कॉन्जुगेशन एक टाइम पे सिर्फ कॉन्जुगेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होता है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होगा वो डिक्रीज कर जाता है। ड्यू टू दिस क्रॉस कॉन्जुगेशन एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस डिक्रीजेस। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस अगर डिक्रीज कर जाएगा तो थोड़ा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तुम लोग किसी की भी अगर स्टेबिलिटी की बातें करेंगे तो ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। सिंपल इतना समझना है आप लोगों को कि जहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा वो कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दोस कंपाउंड्स जिनके केस में क्या होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। तो सिंपल सा टर्म है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कैसे पहचानेंगे, अब तक पढ़ते आए। क्रॉस कॉन्जुगेशन कैसे पहचानेंगे कि अगर एक का दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन हो रहा हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इन दोनों में, इन दोनों कार्बोकटायंस में कौन ज्यादा स्टेबल होता, ये वाला जहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन था, है ना। क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला कैसा होता है, हमेशा कम स्टेबल। जैसे मैं बोलूँ लोगों से कहाँ कहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, कहाँ पे एक्सटेंडेड होगा, आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। एक्सटेंडेड पहचान सकते हो कि ऐसा कुछ मैंने बनाया होता, ऐसा कुछ, तो यहाँ पे क्या होता, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता, सेम मॉलिक्यूल हम लोगों के पास में था, ऐसा कुछ, ठीक है। तो पहले वाले में क्या हो रहा है बेटा क्रॉस, दूसरे वाले में क्या हो रहा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। कौन सा वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, दूसरा वाला जहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है। समझ रहे ना आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा क्रॉस कॉन्जुगेशन, यहाँ पे क्या होगा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। ऐसा कुछ लिखा होता हम लोगों के पास में, यहाँ पे लिखा होता है NH, यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन होगा क्रॉस, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया होता, यहाँ पे बॉन्ड, इधर बॉन्ड, यहाँ पे मैंने लिखा होता है NH2, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन होता है, यहाँ पे होता है एक्सटेंडेड, यहाँ होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, ऐसा लिखा होता है बेटा, देखो ऐसा कुछ लिखा होता है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया होता, ये बॉन्ड ऐसा कुछ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है ना। तो गलत बना दिया ना, इसके कॉन्जुगेशन में किसको ले लिया, इसको ना, ठीक है। ये तो क्रॉस ही हो रहा है दोनों केस में, चलो ऐसा लिखते हैं, 5 ml का रिंग बना ले, 6 का बना ले, थोड़ा आसान बन जाएगा। ऐसा हम लोगों के पास में अगर ऐसा लिखा तो यहाँ पे क्या होगा क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। अगर ऐसा मैंने लिखा होता कुछ तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव हो तो यहाँ पे क्या होगा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यहाँ पे क्या होगा क्रॉस कॉन्जुगेशन, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला। समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा बोला होता इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, और सोच के बताओ, ऐसा लिखा होता मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और एक मैंने ऐसा लिखा होता बेटा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ऐसा कुछ, कौन ज्यादा स्टेबल इन दोनों में, ऐसा आप बताओ, फर्स्ट के सेकंड, फर्स्ट वाला ना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन ही ज्यादा है, सेम कॉन्जुगेशन थोड़ी है, तो यहाँ पे तो एक ही तरफ से इतना, ऐसा तो वो इधर ही बनाएगा, इधर ही बनाएगा,
ना। अगर कॉन्जुगेशन सेम हो रहा हो तभी तो आप लोग क्रॉस और एक्सटेंडेड को जाके देखोगे। अगर कॉन्जुगेशन ही अलग अलग है तो क्या क्रॉस क्या एक्सटेंड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ कितना पाई, यहाँ एक के साथ में कंप्लीट करेगा, आप एक ही से बनाएगा या दो से बनाएगा, वो ऑब्वियसली वो ज्यादा होने वाला है। तो कॉन्जुगेशन अलग अलग है तो क्रॉस एक्सटेंडेड पे मत जाना। अगर कॉन्जुगेशन सेम तो क्रॉस और एक्सटेंडेड की बातें हम लोग कर सकते हैं। अगर कॉन्जुगेशन अलग अलग तो हम लोग क्रॉस और एक्सटेंडेड की बातें नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे ऐसा में लिखा होता CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, और दूसरा मैंने लिखा होता CH3 सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड। सेकंड वाला। तो अदर उसमें है एक्सटेंडेड लेकिन कॉन्जुगेशन ही ज्यादा है उसके केस में। ये वाला पाई इधर भी रेजोनेंस कर सकता है उधर भी कर सकता है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो क्रॉस और एक्सटेंडेड की बातें आप लोग तब करोगे जब कॉन्जुगेशन सेम हो। अगर कॉन्जुगेशन ही अलग अलग है तो क्रॉस और एक्सटेंडेड पे नहीं जाना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सेकंड वाला ज्यादा था। समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट लिखोगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस। नेक्स्ट टर्म लिखोगे बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है। ये लिख ली सबने, बोले कॉपी किया इसको। नेक्स्ट टर्म लिखो इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस की हम लोग बातें कब करते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस कब होगा, कोई बताएगा मुझे। इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस का पार्ट में सिंपल सा दोनों मतलब होगा सेम स्ट्रक्चर मिले। when all the canonical forms are identical, when all the canonical forms are identical। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जब सारे के सारे कैनोनिकल फॉर्म कैसे हो, आइडेंटिकल फॉर्म, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको लोग इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऐसा लिखा होता RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, दूसरा मैंने लिखा होता RC सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड। ये दोनों फॉर्म एक दूसरे का आइडेंटिकल है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हुआ, ठीक है। बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस की हम लोग बातें क्यों कर रहे हैं, हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से कैनोनिकल फॉर्म दोनों कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो इन केस ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होता है वो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज मैक्सिमम, ठीक है ना। डिस्क के केस में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कैसा रहता है, रहता है इन केस ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है ना। इन केस ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज मैक्सिमम। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूं। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि सोचो आप लोग कि मेरे पास में ए है उसको बी में कन्वर्ट कर रहे हैं आप लोगों को, क्या ए बी में कन्वर्ट होगा, तो सोच के बताओ ए बी में कन्वर्ट होना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। नहीं चाहेगा सर। डिपेंड करता है ना बी के स्टेबिलिटी पे। अगर बी ज्यादा स्टेबल हुआ तो चाहेगा और कम स्टेबल हुआ तो नहीं चाहेगा। दोनों बातें हैं कि नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ए बी में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा इनके स्टेबिलिटी पे। ए हो सकता है बी में कन्वर्ट हो और ए हो सकता है बी में कन्वर्ट ना हो। ए का बी में कन्वर्ट होना उनके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो कन्वर्ट होगा, लेकिन क्या फिर बी से ए में वापस आएगा, नहीं आएगा ना। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर दोनों कॉन्जुगेशन जो कैनोनिकल फॉर्म्स है हम लोगों के पास में, कॉन्जुगेशन का जो दो फॉर्म बना वो दोनों का अगर अलग अलग स्टेबिलिटी है तो उसमें एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ए अगर बी में कन्वर्ट होगा तो बी से वापस कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा, या फिर ए ही अगर ज्यादा स्टेबल होता तो बी में नहीं जाएगा, तो कॉन्जुगेशन कम होगा, इधर उधर आपस में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ए को ए में ही कन्वर्ट होना पड़े, ए कन्वर्ट हो गया अपने जैसा एक फॉर्म बनाए, दोनों का एनर्जी आइडेंटिकल आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। आसानी से कन्वर्ट होगा मतलब एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन कैसा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी फॉर्म्स बनते हैं दे आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होगा तो एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन कैसा होता है बेटा, मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता सर है। एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन मैक्सिमम का होने का मतलब मतलब क्या क्या हो है? गया बेटा, इनके केस में इस वजह से इनके केस में स्टेबिलिटी कैसा होगा बेटा, मैक्सिमम सर स्टेबिलिटी। हाँ बेटा, सर एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। हाँ सर यही। एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन मतलब एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है ना।
अच्छा ठीक है आसानी से रेजोनेंस फॉर्मेशन कर पाएगा ना फिर। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? रेजोनेंस आसानी से करेगा तो स्टेबल कैसा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जहाँ पे हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजोनेंस देखने को मिलते हैं, या मोस्ट स्टेबल। जैसे जैसे SO4- में देख सकते हैं आप लोग, SO4-2, हाँ, ClO4- में देख सकते हैं, वहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस मिलेगा। समझ में आ रहा है? देखिए कि नहीं देखे? आप लोग से पूछे जाएगा कि HClO4 में और H2SO4 में कौन ज्यादा एसिडिक होता है? पढ़े ना HClO4, क्यों? क्योंकि अब एक्सटेंड रेजोनेंस और ज्यादा है। क्यों होता है देखो आप लोग सोच के थोड़ा समझ के देखेंगे, समझ आ रहे ना? अब SO4-2 का बनाओगे वो भी बना सकते हैं। SO4-2 का बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-, ऐसे ही। इसका अगर रेजोनेटिव फॉर्म बनाओगे पहला तो ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-। इक्विवेलेंट ही है ना, जैसा ही ना, बिल्कुल। कोई फर्क है दोनों में कि नहीं है? कोई फर्क नहीं है ना, सेम। इसका एक और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे तो भी ऐसा ही बन जाएगा, S, सिंगल बॉन्ड O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-। ये भी आइडेंटिकल है, तीनों फॉर्म्स एक दूसरे का आइडेंटिकल। तीनों फॉर्म एक दूसरे का आइडेंटिकल तो आसानी से रेजोनेंस हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा दे आर मोस्ट स्टेबल। ClO4- का बना लोगे सेम वे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चार्ज कम है इसमें। यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज को 4 ऑक्सीजन होल्ड करेंगे और सिंगल नेगेटिव को 4 ऑक्सीजन होल्ड करेंगे। ये लिख लिया आप लोग? ठीक है, चलो सभी लोगों ने कॉपी किया। इक्विवेलेंट रेजोनेंस जहाँ पे होगा वहां पे बेटा एक्सटेंट और रेजोनेंस कैसा होता है? मैक्सिमम रहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी के होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि अगर आयन जो बना वो ज्यादा स्टेबल है तो जो मतलब कंपाउंड है वो ज्यादा एसिडिक हो सकता है ना? आयन का स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? VCD हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, पीछे हम लोग क्या टर्म पढ़े थे? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े, भी रेजोनेंस पढ़े। इन सभी टर्म्स के बेस पे हम लोग स्टेबिलिटी बता सकते हैं। कब किसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी आप लोगों को समझ में आता है ना। उसके लिए मैं स्टार्टिंग में 3 रूल्स लिखवाया था आप लोगों को, कब किसको इंप्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो उसको आप लोग सेलेक्टिवली वहां से आप लोग उसको किसको इंप्लीमेंट करना है वो फॉलो कर सकते हैं। लिखोगे नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है उसकी बात करेंगे। नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, ये टर्म आपको जरूरी है थोड़ा समझना, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको ठीक से सुनना। बट नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी सबसे पहली बात इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन के ज्यादा होते हैं, ऑक्सीजन फ्लोरीन में देखें तो फ्लोरीन के ज्यादा होते हैं। नेगेटिव चार्ज को कौन आसानी से होल्ड कर सकता है? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। समझ सकते ना? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग जाते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो और भी फैक्टर्स होते हैं इनके अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे, उसमें रेजोनेंस आएगा और भी सारे फैक्टर्स आप लोग देखें। ठीक है ना? दूसरी बात कि एक ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होता है 1 ऑक्सीजन इज इवन ग्रेटर देन 10 कार्बन एटम्स, 10 कार्बन से भी ज्यादा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इज इवन ग्रेटर देन 10 कार्बन एटम्स। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल आप लोगों से पूछा जाएगा? हम बोलेंगे OH-, क्योंकि नेगेटिव किस पे यहाँ पे? किस पे बेटा? ऑक्सीजन पर। वहां पे नेगेटिव किस पे? कार्बन। तो इस नेगेटिव चार्ज को कितने कार्बन होल्ड करेंगे? ये रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने के बाद में कौन से कार्बन पे आएगा? 1 2, गलत बनाते हैं इसको, तो कौन से कार्बन पे आएगा? सोचो थोड़ा। इस पे आएगा, इन तीनों ये वाला होल्ड करेगा ना, 1 2 3 ये वाला कार्बन 4 मिलके, फिर भी ऑक्सीजन आसानी से होल्ड कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है इसको समझने में? कोई दिक्कत नहीं है ना? नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन 2 ऑक्सीजन एटम। एक क्लोरीन का 2 ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, और 2 ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इज ग्रेटर देन 1 सल्फर, एक सल्फर से ज्यादा।
नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्लोरीन पे ज्यादा होगा कितने से बेटा, 2 ऑक्सीजन से। एक क्लोरीन का 2 ऑक्सीजन से ज्यादा, यानी जो Cl माइनस होता है बेटा वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, Rc डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड O माइनस। यस सर, नो सर, इसी वजह से HCl इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। HCl ज्यादा एसिडिक होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, आप सबको से पूछे HCl ज्यादा एसिडिक है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और लोग इनका आयन बनाएंगे ना, बट HCl मिलकर क्या बनाएगा, HCl बनाएगा Cl नेगेटिव आयन, और ये क्या बनाएगा, Rc डबल बॉन्ड और सिंगल O नेगेटिव आयन। इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा एसिडिक, Cl माइनस। एक क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज होने के 2 ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। इसके दोनों वजह, एक तो क्लोरीन डेपो नेगेटिव, एक साइज भी बड़ा है, VCD इसका काफी कम हो जाएगा साइज बड़ा होने की वजह से ना, समझ सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। एक क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी 2 ऑक्सीजन से ज्यादा, और 2 ऑक्सीजन का एक सल्फर से, मतलब जो ये होता है वो HS माइनस से ज्यादा स्टेबल होता है। H2S इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा कुछ, आ रहा है कि नहीं आ रहा, लिख दिए। दो ऑक्सीजन, ये नेगेटिव कितने पे है, रेजोनेंस करेगा 2 ऑक्सीजन पे जाएगा ना, वो बिल्कुल तुम्हारी बात सही है कि H2 और H2S की बात है, तो ज्यादा एसिडिक कौन, H2S, क्योंकि OH माइनस में और HS माइनस में ज्यादा स्टेबल, तो एक ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन है, इस वजह से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए क्लियरली 2 ऑक्सीजन मेंशन किया हूँ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, लिखती है इसको। बट इसके आगे अगर आप लोगों को मिले कि अगर इफ नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी अगर आपको सेम मिले, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इज सेम, अगर नेगेटिव कैपेसिटी कैसा होता है, सेम होता है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, then stability is directly proportional to, and stability is directly proportional to number of resonating structures. Yes or no sir, stability is directly proportional to number of resonating structures, when stability is directly proportional to number of resonating structures। लिख दिए क्या, क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। लिखे बेटा, क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन साथ में लिखते रहना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस।
लीजिए सब। यस सर। सभी लिख दिया अब तक यहाँ तक। यस सर। अभी सोच रहे हो फ्री हो गए तो क्लास खत्म हो गई तो फ्री हो रही है। तो टाइम ही खत्म हो गया का टाइम ही खत्म हो गया। कितना टाइम खत्म हो? तुम्हें खाना खाने का टाइम नहीं मिलेगा। नहीं चलो तो पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है? खाना खाना जरूरी है क्या? पढ़ना जरूरी है कि खाना खाना? हाँ दोनों जरूरी है। समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे। अगर खाना नहीं खाएंगे तो समझ में नहीं आता फिर कुछ। खाना खाने से दिमाग चलता है तुम्हारा। ऐसा कुछ है। अरे 1 घंटा और ले लो क्लास। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा और ले लो सर क्लास। 1 घंटा और ले लें। सर चलो बेटा इनको करके रहना, ठीक है? Okay, sir. Thank you. मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट। ठीक है बेटा। सर